आखिरकार जो इतने दिनों से सोचा जा रहा था वही सच हुआ। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया है और अभी तक यानी कि 25 फरवरी तक लगभग 150 से ज़्यादा यूक्रेनियों की जान जा चुकी है और यूक्रेन की एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 800 से ज़्यादा रशिया के सैनिक भी मारे जा चुके हैं। पहले ऐसा लग रहा था कि रशिया केवल और केवल डोनेट्स्क रिपब्लिक और लुहांस्क रिपब्लिक पर ही हमला करेगा, लेकिन 24 फरवरी की सुबह 8:30 बजे रशिया ने यूक्रेन के चारों ओर हमला कर दिया। अब कंडीशन ये है कि यूक्रेन की सरकार ने अपने पूरे सैनिकों को जंग में उतार दिया है और अपने 10,000 से ज़्यादा नागरिकों के हाथों में राइफल थमा दी है और साथ ही राजधानी को जोड़ने वाले जितने भी पुल हैं उनको तोड़ा जा रहा है ताकि रशिया के सैनिक कैपिटल तक ना पहुंच सके। और अमेरिका की एक रिपोर्ट के हिसाब से रशिया ने अभी तक यूक्रेन के ऊपर लगभग 250 हमले किए हैं, जिनमें से 160 मिसाइलों का प्रयोग तथा 80 लैंड बेस्ड हमले किए गए हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि ये वॉर तो चलती ही रहेगी, लेकिन इसके बीच में फंसे जो इंडिया के लोग और स्टूडेंट हैं वो क्या इस वॉर के बीच से निकल पाएंगे? सो आज इस रशिया वर्सेस यूक्रेन की वॉर और इसके बीच फंसे इंडियंस और इसके अलावा और कई चीज़ों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चौबीस फरवरी से यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। इस नियम के हिसाब से देश की न्याय व्यवस्था देश की सेना के हाथों में होती है। इसका हिंदी में मतलब होता है सैनिक कानून। इसके हिसाब से अब यूक्रेन के 18 से लेकर के 60 उम्र के जो लोग हैं, पुरुष हैं, वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब तक जो आस लगाई जा रही थी कि यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर के पोलैंड तक के बाय रोड इंडिया के स्टूडेंट और लोगों को लाया जाएगा, वो क्या ऐसी कंडीशन में पॉसिबल है? क्योंकि कीव से पोलैंड तक का जो पहला रास्ता है वो लगभग 900 किलोमीटर लंबा है और इस रास्ते के कुछ हिस्सों में रशिया की मिलिट्री ने अपना कब्जा जमा लिया है। तो इस रास्ते से जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसके लिए रूट नंबर 2 भी है जो कि 1200 किलोमीटर लंबा है, लेकिन इस रास्ते के भी कई सारे पुल तोड़ दिए गए हैं ताकि रशियन मिलिट्री एंट्री ना कर पाए। तो अब एक लास्ट और बेस्ट ऑप्शन बचता है कि डायरेक्ट यूक्रेन से ही इंडिया के लोगों को एयरलिफ्ट कर लिया जाए और यदि इंडिया के लोगों को निकालना है उस वॉर के बीच से तो यही एक बेस्ट ऑप्शन है। खैर ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इंडिया के लोगों को उस वॉर के बीच से कैसे निकाला जा सकता है, लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कि क्यों सभी देशों को यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहिए। एक कहावत है ना कि यदि किसी ने एक बार चोरी कर लिया तो वो बार बार चोरी करता है और रशिया तो सोवियत संघ से अलग होने के बाद से ही ऐसी चीज़ें करता आ रहा है। जैसे कि 2008 में जॉर्जिया के कुछ हिस्सों को रशिया ने अपने कब्जे में लिया और उसके बाद 2014 में क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया और अब बारी है यूक्रेन की, जिसकी फिलहाल में शुरुआत भी हो चुकी है। और यही कारण है कि अभी सभी देशों ने मिलकर के यदि रशिया को नहीं रोका तो वो आने वाले टाइम में कजाकिस्तान और मंगोलिया जैसे देशों को भी अपने कब्जे में करने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि इसके बाद हमारी बारी हो। अब आपको लग रहा होगा कि इंडिया तो इतना ताकतवर देश है, तो इंडिया को कैसे कब्जे में कर सकता है रशिया? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इंडिया का 86% मिलिट्री इक्विपमेंट जो होता है वो रशिया से आता है। तो सोच ही सकते हो कि रशिया कितना ताकतवर होगा। तो अब मन में सवाल उठता है कि यदि ये इतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे जो बड़े देश हैं वो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? तो इसमें रशिया का कहना ये है कि यदि किसी भी देश ने बीच में आने की कोशिश की तो हमको मजबूरन न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करना पड़ेगा और आज के टाइम में दुनिया भर के कोई भी देश ऐसा नहीं चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाए और ढेर सारी बिगड़ी हुई कंडीशनों को देखा जाए, क्योंकि इससे वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कई देश जैसे कि अमेरिका, कनाडा, जापान, यूरोप ने रशिया को इकोनॉमिक तरीके से कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अमेरिका ने भी यूक्रेन के पड़ोसी देशों में नाटो के 7,000 एक्स्ट्रा आर्म फोर्स को तैनात कर दिया है ताकि नाटो के देश सुरक्षित रहें। और यदि आपको नाटो का मतलब जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा खुद रशिया की जनता भी इसका बहुत ज़्यादा विरोध कर रही है। यूक्रेन में हमले के बाद से ही रशिया के कुछ बड़े शहरों के लोगों ने प्रोटेस्ट चालू कर दिया है, जिसके लिए 1700 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और साथ ही वर्ल्ड बैंक ने भी यूक्रेन की मदद करने के लिए मंजूरी दे दी है। और यहाँ इंडिया ज़्यादा इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि इंडिया कई चीज़ों के लिए रशिया पर निर्भर करता है और साथ ही इंडिया के कई स्टूडेंट्स और लोग जो हैं वो अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और यदि ऐसी स्थिति में इंडिया यदि कुछ कहता है तो यूक्रेन में फंसे हुए इंडिया के लोगों को बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। और सच कहा जाए तो फिलहाल में इंडिया जो है वो बिन पेंदी का लोटा बना हुआ है जो ना इधर ज़्यादा मुड़ सकता है और ना ही इधर ज़्यादा मुड़ सकता है। खैर रशिया को इकोनॉमिकल तरीके से कमज़ोर बनाने के अलावा कोई भी देश यूक्रेन को फिजिकल मदद नहीं कर रहा है, यानी कि फ़िलहाल में यूक्रेन अकेला खड़ा है। तो क्या ऐसी स्थिति में यूक्रेन अकेला वॉर जीत सकता है? तो ये देख लेते हैं कि दोनों देशों के पास कितनी सैन्य ताकत है।
मैं इनको एक एक करके नहीं बताने वाला, सो आप इस वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। और लगभग रशिया के पास यूक्रेन की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा सैन्य शक्ति है। खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी। धन्यवाद।